हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब ठीक ठाक? आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल AMG क्लासेस में। आशा करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम पढ़ने का काम करेंगे इंडियन हिस्ट्री। और इंडियन हिस्ट्री में हमने जो पीछे की क्लास है उसमें अकबर को पढ़ना शुरू कर रखा है। तो आज जो है जहाँ से अकबर को हमने छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू हम पढ़ने का क्या करेंगे, काम करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की इंडियन हिस्ट्री की क्लास। तो बात आती है 1577 ईस्वी की। 1577 ईस्वी में अकबर ने अपने दोस्त रामदास को 500 बीघा जमीन दी कि 577 ईस्वी में अकबर जो क्या है अपने दोस्त रामदास को 500 बीघा जमीन देता है। और इसी रामदास ने इसी 500 बीघा जमीन के ऊपर अमृतसर शहर को बसाया। अमृतसर शहर को बसाया। अब 1577 के बाद में अकबर जो है उत्तर पश्चिम विजय अभियान शुरू करता है। और इसी विजय अभियान के अंदर बात आती है 1581 ईस्वी की कि 1581 ईस्वी में अकबर जो है काबुल पर आक्रमण करता है। उस समय काबुल के ऊपर जब इसने आक्रमण किया तो काबुल का शासक होता है जिसका नाम है हकीम मिर्जा। तो अकबर ने आक्रमण किया तो हकीम मिर्जा और अकबर के बीच में लड़ाई हुई। और इस लड़ाई के अंदर अकबर की क्या हो जाती है, जीत होती है। और हकीम मिर्जा की क्या होती है, हार होती है। तो जैसे ही काबुल के शासक की हार होती है तो अकबर क्या करता है कि अकबर हकीम मिर्जा की बहन बख्तुनिसा को सूबेदार बना देता है। कि बख्तुनिसा को क्या बना देता है, सूबेदार बना देता है। और ये बख्तुनिसा कौन थी, ये हकीम मिर्जा की बहन थी। तो इसके बाद में जैसे ही बख्तुनिसा को सूबेदार बनाने के बाद में अकबर जो है अपनी राजधानी लौटता है, फतेहपुर सिकरी आ जाता है। तो फतेहपुर सिकरी आने के बाद जो हकीम मिर्जा है ये इसके ऊपर क्या है, अधिकार है पुनः करना शुरू कर देता है। और इसका जो अस्तित्व होता है बख्तुनिसा का वो क्या हो जाता है, कम होने लग जाता है। धीरे धीरे इसका प्रभाव कम होता है और हकीम मिर्जा का प्रभाव ज्यादा होता है। इसलिए हकीम मिर्जा दोबारा से यहाँ पे शासन करना शुरू कर देता है और बख्तुनिसा क्या है, सूबेदारी का पद छोड़ देती है। उसके बाद में हकीम मिर्जा की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। जैसे ही हकीम मिर्जा की मृत्यु होती है तो हकीम मिर्जा की मृत्यु के पश्चात काबुल का जो सूबेदार होता है वो मानसिंह को बनाया जाता है। कि काबुल का सूबेदार हकीम मिर्जा की मृत्यु के पश्चात अकबर किसको बनाता है, मानसिंह को बनाता है। और हकीम मिर्जा की मृत्यु से पहले
जब काबुल पर आक्रमण करता है तब किसे बनाता है? बख्तुन्निसा को बनाता है, जो हकीम मिर्जा की बहन होती है। इस 1581 के काबुल आक्रमण पर अकबर के साथ एक व्यक्ति होता है। अकबर के साथ इस अभियान पर पुर्तगाली विद्वान मॉन्सरेट भी गया था। उल्लेख मिलता है कि इस अभियान के दौरान अकबर के साथ जो पुर्तगाली विद्वान मॉन्सरेट है वो भी क्या है? अकबर के साथ काबुल के अंदर गया था। यह था काबुल अभियान। इसके बाद में बात करते हैं, बात आती है 1582 ईस्वी की। किस समय था? 1582 ईस्वी। और इस 1582 ईस्वी में अकबर क्या है? एक धर्म चलाता है, एक धर्म बनाता है। अकबर क्या है? एक धर्म बनाता है और उस धर्म का नाम जो है उसका नाम है दीन ए इलाही। इस धर्म का नाम है दीन ए इलाही। और दीन ए इलाही धर्म को अपनाने वाला प्रथम हिंदू, कि इस दीन ए इलाही धर्म को अपनाने वाला प्रथम हिंदू, तो उसका क्या नाम है? उसका नाम है जी बिरबल। कि इस दीन ए इलाही को सबसे पहले किसने अपनाया था? बिरबल ने अपनाया था। और वो क्या था? हिंदू था। तो ये क्या है? पंडित था। और पंडित हिंदू धर्म से क्या रखते हैं? संबंध रखते हैं। आई बात समझ में कि दीन ए इलाही धर्म को अपनाने वाला प्रथम हिंदू बिरबल था। अब बात आती है 1583 ईस्वी की। 1583 ईस्वी में अकबर ने इलाही संवत व इलाही सिक्के चलवाए। इलाही संवत और इलाही सिक्के चलवाए कब? 1583 ईस्वी में। और इसी 1583 ईस्वी में अकबर ने प्रयागराज का नाम बदलकर इलाहाबाद कर दिया। कि प्रयागराज से सीधा नाम क्या कर दिया? इलाहाबाद कर दिया। कब? 1583 ईस्वी में। बात आती है 1585 ईस्वी की। अकबर ने 1585 ईस्वी में अकबर ने मगहर हो अल्लाह अकबर की घोषणा की। कि 1585 ईस्वी में अकबर ने मगहर व अल्लाह अकबर की क्या कर दी? घोषणा कर दी। अब इसी 1585 में अकबर ने अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी से लाहौर कर ली। कि पहले राजधानी कौन सी थी? आगरा थी। उसके बाद में इसने फतेहपुर
सीकरी की, और उसके बाद है फतेहपुर सीकरी से इसने राजधानी कहाँ कर दी, लाहौर कर दी। आई बात समझ में? कब? 1585 ईस्वी में। अब 1585 और 86 में अकबर क्या है, कश्मीर विजय अभियान शुरू करता है। विजय अभियान की कश्मीर को जीतना है, तो ये इस कश्मीर विजय अभियान पर अकबर जो है खुद नहीं जाता है, ये मुगल सेना को भेजता है और 2 व्यक्तियों को मुगल सेना का नेतृत्व करने के लिए बोलता है। तो उस समय क्या है, कश्मीर का शासक था यूसुफ खां, और ये आक्रमण, ये लड़ाई किसके बीच होती है, मुगल सेना। अकबर इस अभियान में खुद नहीं आया और मुगल सेना का जो नेतृत्व किया, एक व्यक्ति का नाम था भगवान दास और दूसरे व्यक्ति का नाम था कासिम खां। कि एक व्यक्ति का नाम क्या था, भगवान दास, और दूसरे का नाम था कासिम खां, जिसने मुगल सेना का नेतृत्व किया। इन दोनों को मुगल सेना का नेतृत्व करने के लिए अकबर ने कहा। इस युद्ध के अंदर, इस लड़ाई में मुगल सेना की क्या होती है, जीत होती है। अकबर की क्या होती है, जीत होती है, और इसकी क्या हो जाती है, हार हो जाती है। अब कश्मीर के ऊपर इसने विजय प्राप्त कर ली, मगर एक बात है कि एक जो है कि बिरबल की मृत्यु होती है। इसीलिए मैंने नोट डाला कि बहुत बार प्रश्न आया हुआ है कि यूसुफ जाही जाति के साथ आक्रमण के दौरान बिरबल की मृत्यु होती है। कि यूसुफ जाही जाति के साथ आक्रमण के दौरान क्या होती है, बिरबल की मृत्यु होती है। अब बात आती है 1590 ईस्वी की। अब 1590 ईस्वी में एक व्यक्ति है अब्दुल रहीम। अब्दुल रहीम, और इसी अब्दुल रहीम को एक, ये अब्दुल रहीम जो है, ये है बैरम खां का पुत्र। बैरम खां जो था उसका पुत्र है। कि जैसे ही बैरम खां की मृत्यु होती है, इसकी बैरम खां की जो विधवा पत्नी होती है उसके साथ अकबर क्या है, अपनी शादी कर लेता है। और बैरम खां को एक उपाधि दी गई थी खाने खाना की, तो अब्दुल रहीम को वही उपाधि क्या करता है, अकबर दे देता है। कि अब्दुल रहीम खान ए खाना ने बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद किया। कि अब्दुल रहीम खान ए खाना, ये जो खान ए खाना है, ये अब्दुल रहीम को दी गई उपाधि है, क्योंकि यही उपाधि पहले किसके पास थी, बैरम खां के पास थी। और ये बैरम खां का क्या है, पुत्र है। और बैरम खां की मृत्यु के बाद में इसको खान ए खाना की उपाधि अकबर ने दे दी। अब 1590 में, और ये जो फारसी भाषा है, ये फारसी भाषा अकबर के समय में आधिकारिक, या इसको हम बोल सकते हैं राजभाषा थी। कि राजकाज के जिस भाषा में कार्य किए जाते हैं उसी को राजभाषा बोलते हैं। और उसके बाद 1833 में
इंग्लिश को राजभाषा या आधिकारिक भाषा घोषित किया गया। और ये किसने किया? विलियम बेंटिंक ने। और 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। और 14 सितंबर को हम क्या बनाते हैं? प्रत्येक 14 सितंबर को हमें हिंदी दिवस मनाते हैं। प्रत्येक 14 सितंबर को हम क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस मनाते हैं। 1833 को अंग्रेजी जो है आधिकारिक भाषा बनी। उससे पहले मुगलों के समय में फारसी भाषा क्या थी? आधिकारिक भाषा थी। उसके बाद में विलियम बेंटिंक ने इंग्लिश को आधिकारिक भाषा बनाया और 14 सितंबर 1949 को क्या है? हिंदी को राजभाषा घोषित कर दिया गया। अब 1591 ईस्वी में अकबर क्या है? ठट्टा या सिंध पर विजय प्राप्त करता है। विजय प्राप्त करता है ठट्टा या सिंध के ऊपर अकबर क्या है? विजय प्राप्त करता है। 1595 ईस्वी में 1500 बाद कब की आ गई? 1595 ईस्वी में, कि जब 1595 ईस्वी का समय था तब मुगलों का साम्राज्य पश्चिम में हिंदकुश पर्वतमाला से लेकर अरब सागर तक फैल गया। कि 1595 ईस्वी में मुगलों का साम्राज्य जो क्या है? पश्चिम में हिंदकुश पर्वतमाला से लेकर के अरब सागर तक फैल गया था। बात आती है 1598 ईस्वी की, कि 1598 ईस्वी में क्या है कि जो अकबर का पुत्र अकबर के पुत्र सलीम ने अकबर के खिलाफ, कि अपने पिता के खिलाफ ही विद्रोह कर दिया। विद्रोह कर दिया और इलाहाबाद को स्वतंत्र करा दिया। इलाहाबाद को स्वतंत्र करवाकर इलाहाबाद पर शासन करने लगा। कि 1598 ईस्वी में क्या होता है कि अकबर का जो पुत्र होता है सलीम, जिसको आगे चलकर हम जहांगीर के रूप में पढ़ेंगे, इस सलीम ने अकबर के खिलाफ ही, अपने बाप के खिलाफ ही विद्रोह कर दिया और इलाहाबाद को अकबर की अधीनता से स्वतंत्र करा दिया और इलाहाबाद पर खुद सलीम क्या है? शासन करने लगा। अब बात आती है 1601 ईस्वी की। 1601 ईस्वी में अकबर ने असीरगढ़ व इसके आसपास के क्षेत्र को जीता। इसके आसपास के क्षेत्र को जीता और ये असीरगढ़ का जो किला है, इस असीरगढ़ के किले को खोलने के लिए अकबर
इस असीरगढ़ के किले को खोलने के लिए अकबर जो क्या है, सोने की चाबी लाता है और सोने की चाबी से इस असीरगढ़ के किले को अकबर खोलता है। अब बात करते हैं 1602 ईस्वी की। कि 1602 ईस्वी में अकबर के नौ रत्नों में से एक अबुल फजल की हत्या सलीम ने वीर सिंह सरदार से करवा दी। कि 9 रत्नों में एक व्यक्ति शामिल था अबुल फजल, और उसी अबुल फजल की हत्या क्या है, सलीम ने वीर सिंह है एक सरदार था उससे करवा दी। कब करवा दी? 1602 ईस्वी में। और 1602 ही ईस्वी में अकबर वसीयतनामा लिखवाता है। कि 1602 ईस्वी में ही अकबर क्या है, वसीयतनामा लिखवाता है कि जैसे ही सलीम ने वीर सिंह से कहकर इसके नवरत्न में से एक व्यक्ति अबुल फजल की हत्या करवा दी, तो 1602 ईस्वी में उसके उपरांत अकबर क्या है, वसीयतनामा लिखवाता है। और इसी 1602 ईस्वी में अकबर वसीयत में सलीम के पुत्र खुसरो को अगला बादशाह बनने के लिए कहता है। कि 1602 ईस्वी में ही क्या है, अकबर वसीयत लिखवाता है और वसीयत में क्या लिखवाता है कि सलीम के पुत्र जिसका नाम खुसरो है उसको अगला बादशाह बनाया जाए, ना कि सलीम को बनाया जाए, मगर जहांगीर आगे जाके बादशाह बनेगा। और 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो जाती है। 1605 में क्या हो जाती है, अकबर की मृत्यु हो जाती है। और अकबर का जो मकबरा है वो आगरा के सिकंदरा में है। आगरा के सिकंदरा में है। और अकबर जो है अकबर की मृत्यु जो है अतिसार नामक रोग से होती है। अतिसार नामक रोग से होती है। और अकबर जो है एकमात्र मुस्लिम शासक है जिसको दफनाया
भी गया और जलाया भी गया। कि एकमात्र ऐसा शासक है कि जिसको दफनाया भी गया और जलाया भी गया। कि दफनाया तो किसने? इसके पुत्र सलीम ने। कि इसकी कब्र बना दी, इसको जमीन के अंदर गाड़ दिया गया, दफना दिया गया, इसकी कब्र बना दी गई। मगर उसके बाद में जैसे ही औरंगजेब का शासन शुरू होता है तो औरंगजेब बहुत क्रूर शासक होता है। तो एक व्यक्ति होता है गोकुल जाट, और ये गोकुल जाट जो है इसके मन में मुगलों के प्रति बहुत भड़ास होती है। तो ये गोकुल जाट क्या है, भड़ास निकालने के लिए, अपने मन को शांति देने के लिए आगरा पहुंच जाता है और अकबर के मकबरे को निशाना बनाता है। अकबर के मकबरे को निशाना बनाता है और अकबर के मकबरे को क्या करता है, खोदना शुरू कर देता है। और खोद करके उसमें से क्या निकालता है, अकबर की हड्डियां निकालता है। और इन्हीं हड्डियों में यही गोकुला जाट क्या लगा देता है, आग लगा देता है। और इसीलिए क्या बोला जाता है कि एकमात्र मुस्लिम शासक जिसको दफनाया भी गया और जलाया भी गया। तो आज हमने अकबर को पढ़ने का काम किया। अब एक क्लास और लगेगी अकबर की, कि अकबर ने क्या क्या कार्य किए भारत में, उनको पढ़ने का हम काम करेंगे। उसके बाद में हम क्या है, सलीम को, जहांगीर को पढ़ने का काम करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।